Hello, good morning student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will discuss about flexible exchange rate. कल हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कर लिया था, उसके मेरिट डिमेरिट कर लिए थे। ठीक है, ये किया था हमने कल, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसके मेरिट और डिमेरिट दोनों कर लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। थोड़ा स्पीडली कह रहा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल जैसे मीनिंग से ही आपको पता लग रहा है चेंज जिसमें हो सकता है। नमन में विनिमय दर वह दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में किसी देश की करेंसी की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। नमूना विनिमय दर का निर्धारण ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार उसकी कीमत का होता है, एवं अर्थात उसकी मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारण होता है। किस द्वारा निर्धारण होता है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा। विदेशी करेंसियों की मांग एवं पूर्ति जिस बाजार में निर्धारित होते हैं उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आर इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है भाई, आर किसका फंक्शन है? डिमांड एंड सप्लाई का। वही कह रहा था ना, करेंसी किस पर डिपेंड करती है? मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। तो आर इज इक्वल टू डिमांड एंड सप्लाई। आर मतलब विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, और डी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न करेंसियों की मांग, और एस हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न करेंसियों की पूर्ति। कह रहा है कि जिस दर पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पर रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। यही विनिमय की सामान्य दर है। संतुलन दर होती है जिस पर विनिमय दर नमनीय होती है, क्योंकि विदेशी विनिमय बाजार में विभिन्न करेंसियों की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के साथ साथ होती है। अब इसके देखिए मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नमनीय विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोष। फर्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कोष की कोई आवश्यकता नहीं होती है, न इसमें प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय कोष की सहायता की कोई भी नीड हमें नहीं होती। नो नीड फॉर इंटरनेशनल रिजर्व्स। सेकंड देखिए, साधनों का अनुकूलतम आवंटन, ऑप्टिमम रिसोर्सेज एलोकेशन। नमूने विनिमय प्रणाली के कारण साधनों के आवंटन में कुशलता में वृद्धि होती है। इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साधनों के आवंटन की पूर्ति में अनुकूलता पाई जाती है। ऑप्टिमम रिसोर्सेज एलोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। ठीक है भाई, विभिन्न देशों के बीच पूंजी का आवागमन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि सदस्य देशों को बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय नीतियां रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, जोखिम पूंजी का प्रोत्साहन, अनकरेजमेंट टू वेंचर कैपिटल। नमूने विनिमय दर प्रणाली से जोखिम पूंजी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में प्रोत्साहन मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय करेंसियों में व्यापार स्वयं एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया बन जाता है। ठीक है भाई, जोखिम पूंजी से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में प्रोत्साहन मिलता है, अनकरेजमेंट मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं। ये थी इसके मेरिट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिमेरिट्स। इंस्टेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट इसमें इंस्टेबिलिटी उत्पन्न होती है, अस्थिरता उत्पन्न होती है। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कभी कभी। और जो इसके फलस्वरूप आयात एवं निर्यात संबंधित दीर्घकालीन नीतियां बनाना कठिन होता है। जो एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है वो बढ़ाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, डिफिकल्टी आती है उसमें। थर्ड पॉइंट देखिए, समष्टिगत आर्थिक नीतियाँ। जहाँ स्थिर विनिमय दर समष्टिगत आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित करने में सहायक होती है वहाँ नमनीय विनिमय दर इसमें कठिनाई उत्पन्न कर देती है, जिसमें डे बाई डे विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण द्विपक्षीय व्यापार समझौते कठिन समस्या बन जाते हैं। ठीक है भाई, ये थे इसके मेरिट और डिमेरिट। थर्ड पॉइंट देखिए, नमनीय विनिमय दर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन जानने के लिए इसमें हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी। स्वतंत्र विनिमय दर वह दर है उस स्तर पर होती है जहाँ पर निर्धारित होगी जिस स्तर पर विदेशी विनिमय मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई, ऐसे इसका कर्व बनेगा यहाँ ये। ठीक है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट, वहाँ पर नमूने विनिमय दर का निर्धारण होगा। तो देखिए, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट डायग्राम है वो करवाऊंगी। इसकी पॉइंट देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए पेमेंट फॉर इंटरनेशनल लॉज, शेष विश्व से व्यापार अनुदान के लिए गिफ्ट एंड ग्रांट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व में निवेश करने के लिए, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड एज वेल एज इम्पोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेश में प्रत्यक्ष क्रय के लिए, शेष उसे आयात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विदेशी मुद्रा की मांग तथा पूर्ति एक दर में एक विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, विनिमय दर कम होने पर विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है, इसके विपरीत विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय की मांग कम हो जाती है। वो हम डायग्राम के थ्रू करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो
सप्लाई, विदेशी विनिमय की पूर्ति निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करती है। किस प्रकार शेष विश्व में होने वाले देश के निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू बाजार में गैर निवासियों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की प्रत्यक्ष खरीद, डायरेक्ट परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नॉन रेजिडेंट ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। फोर्थ पॉइंट देखिए घरेलू बाजार में गैर निवासियों द्वारा सट्टा हेतु खरीद, सप्लेक्टिव परचेज द नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। शेष नेक्स्ट देखिए शेष विश्व या विदेश में रहने वाले गैर निवासियों द्वारा भेजा गया धन, रीमेंटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट लिविंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, ये कह रहा है विदेशी विनिमय की पूर्ति और विनिमय दर में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। विनिमय दर में होने वाले वृद्धि में विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ जाती है, और कह रहा है कि जब विनिमय दर में वृद्धि होती है तो पूर्ति में भी इसमें वृद्धि होगी तो पूर्ति में वृद्धि होगी, अगर इसमें विनिमय दर में कमी होगी तो पूर्ति में भी कमी होगी। ये कह रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विनिमय दर, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, विनिमय दर की संतुलन दर वह है जहाँ पर विदेशी विनिमय की डिमांड और पूर्ति बराबर होती है, डिमांड एंड सप्लाई बराबर होती है, मांग और पूर्ति बराबर होती है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज दैट रेट विच सप्लाई एंड डिमांड फॉर एक्सचेंज आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, अब देखो ये हमारा ओ एक्स एक्सिस पर फॉरेन करेंसी सप्लाई एंड डिमांड है, ओ वाई एक्सिस पर रेट ऑफ एक्सचेंज है। ओके, ऐसा हमारा पूर्ति कर्व है, डी डी हमारा डिमांड कर्व है। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आप डिटरमिनेंट पॉइंट है आर पॉइंट पर, जब उसकी आर ओ आर से ओ आर 1 हो जाती है, उसकी वैल्यू रेट ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू ओ आर से ओ आर 1 हो जाती है तो हमारी ये भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्यू से एन, लेकिन जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है ओ आर 2 तो हमारी इसकी भी फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई भी कम हो जाती है, ओ क्यू से एम हो जाती है। ठीक है, देखो एस विदेशी मांग पूर्ति है, धनात्मक रूप से संबंध पाया जाता है। डी डी डिमांड है, विदेशी विनिमय दर के साथ विपरीत संबंध पाया जाता है। डिमांड में विपरीत इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और एस पूर्ति में डायरेक्ट रिलेशनशिप। ई पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओ क्यू वह मात्रा जहाँ पर विदेशी विनिमय की पूर्ति दर मांग बराबर होती है। ओके, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज की कहाँ पर हमारा डिमांड एंड सप्लाई बराबर होती है। तो जो हमारा आर पॉइंट है वहाँ पर दोनों डिटर्मिनेंट है, एस पॉइंट और डी डी पॉइंट, तो दोनों सेटिस्फैक्शन पॉइंट है हमारा ई बिंदु। ठीक है भाई, तो ये बता रहा है कि जो एस पूर्ति कर्व है उसमें विनिमय दर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है और डी डी डिमांड कर्व उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। ई हमारा संतुलन बिंदु है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओ क्यू संतुलन मात्रा है जहाँ पर विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति दोनों बराबर होती है। ठीक है, ओ क्यू पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम होता है। ओके, अब देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, एक छोटा सा नोट है तो समझ लीजिए आप। यदि रुपए के रूप में डॉलर महंगा हो जाता है तो इसका अर्थ क्या है, यानी समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को डॉलर खरीदने के लिए अधिक करेंसी या नोट छापने पड़ेंगे, बल्कि यह स्थिति होती है जो भारतीय बाजार में $1 अधिक वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद सकता है, अर्थात $1 के बदले में हम अधिक रुपए नहीं बल्कि अधिक वस्तु एवं सेवाओं का त्याग करते हैं। ओके, क्योंकि हमारी जो डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो हमारा रुपये की कीमत कम हो जाती है, इसलिए हम वस्तु एवं सेवाओं का थोड़ा त्याग करना पड़ता है। अब इसमें देखिए असंतुलन की स्थिति क्या है, वो तो संतुलन की स्थिति थी जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ पर संतुलन की स्थिति होती है। अभी देखिए डिस इक्विलिब्रियम कंडीशन, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये कह रहा है कि देखो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। अमेरिकी डॉलर मांग के बढ़ने पर मांग कर दाईं ओर सरक जाता है, जैसा कि डायग्राम 2 में दिखाया गया है। ओ आर से बढ़कर OR1 हो जाता है। ठीक है, और अब $1 प्राप्त करने के लिए अधिक रुपए की आवश्यकता होगी, इसलिए रुपए का मूल्य घट जाएगा, डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। ओके, अब देखो ये कह रहा है कि रुपए की डॉलर की वैल्यू हो गई है OR से OR1। DD US डॉलर का प्रारंभिक मांग कर्व है, जो हमारा DD कर्व है प्रारंभिक मांग कर्व है जब रुपए की वैल्यू थी हमारी OR, उसके बाद वो बढ़कर OR1 हो जाती है। जब US डॉलर की कीमत OR से बढ़कर OR1 हो जाती है तो यह विनिमय दर में वृद्धि की स्थिति होती है, डॉलर के रूप में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि तथा रुपये के मूल्य में गिरावट आती है। ठीक है भाई, OR1 इसकी प्राइस हो गई एक्सचेंज रेट की, तो हमारा DD कर्व भी DD से DD1 हो जाता है, तो रुपये के मूल्य में गिरावट और विनिमय दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है,
डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। तो डॉलर के मूल्य में वृद्धि होगी तो रुपए में के मूल्य में क्या आएगी, गिरावट आएगी। अगर यूएस डॉलर की कीमत OR से बढ़कर OR1 हो जाती है, OR से बढ़कर OR1 हो जाती है तो यह विनिमय दर में क्या है, वृद्धि की स्थिति है। ठीक है भाई, क्योंकि और रुपए के मूल्य में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी, रुपए का मूल्य घट जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, अमेरिकी डॉलर की पूर्ति बढ़ने के कारण पूर्ति कर्व दाईं ओर सरक जाएगा, OR से घटकर OR1 हो जाएगा और ऐसी स्थिति में डॉलर एक इकाई प्राप्त करने के लिए पहले से हमें कम रुपयों की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है रुपये के मूल्य का बढ़ना, एप्रिसिएशन होना किसी चीज़ का। ठीक है, अगर डॉलर का मूल्य बढ़ेगा तो रुपये की मूल्य कम हो जाएगी वैल्यू। अगर डॉलर का मूल्य घटता है तो क्या हो जाएगा, रुपये का मूल्य एप्रिसिएशन हो जाएगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ये तो। अब देखो वो डायग्राम में दिखाया गया है कि SS US डॉलर का पूर्ति कर्व है और SS- US डॉलर के पूर्ति कर्व के आगे की ओर खिसकाव की है। अब देखो OR था, उसके बाद अगर एक्सचेंज रेट हमारी OR1 घट जाती है तो ये देखो ये पूर्ति कर्व हमारा SS से SS1 यानी कि पूर्ति कर्व में बढ़ जाती है, OQ1 हो जाती है पूर्ति पहले से बढ़कर, यानी कि रुपये के मूल्य में अप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है भाई, ये थे हमारे दोनों पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिस तरह के संसार के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, जहाँ पर विदेशी राष्ट्रों की करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है। Foreign exchange rate market refers to the market for national currencies of different countries in the world. ओके, यह विभिन्न देशों के व्यापार का केंद्र बन चुका है। इसमें आप मुद्रा के क्रेता इसे खरीदना चाहते हैं, विक्रेता इसे बेचना चाहते हो, कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। करेंसियों को खरीदा या बेचा जा सकता है कहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय बाजार में। इसके फंक्शंस देखते हैं क्या क्या। ट्रांसफर फंक्शंस कह रहा है कि संसार के विभिन्न देशों में विनिमय दर के रूप में विदेशी विनिमय रूप में परचेजिंग पावर का हस्तांतरण होता है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना है। क्रेडिट फंक्शन थर्ड पॉइंट हमारा, जोखिम से बचाव में पूर्ण कार्य। ओके, ये इसके फंक्शन थे। विदेशी विनिमय बाजार के साख का कार्य भी करता है, जोखिम से बचाव का कार्य भी करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी विनिमय बाजार की कार्य पद्धति देखिए। एक इसमें एक हमारा है स्पॉट मार्केट और दूसरा है हमारा फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट इसको हम हाजिर या चालू बाजार कहते हैं, वायदा या बाजार यानी कि फॉरवर्ड मार्केट। देखो हाजिर बाजार जो उस समय चालू है और वायदा जो हम फ्यूचर में वायदे करे जाते हैं, इसके मीनिंग ये है। अब देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। विदेशी विनिमय संबंधित हाजिर बाजार का अर्थ है उस बाजार जिसमें केवल चालू या हाजिर लेन देन किया जाता है। ठीक है, स्पॉट मार्केट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट मार्केट विच हैंडल ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शंस, करंट ट्रांजैक्शंस। इसकी विशेषताएं क्या हैं। लेन देन की अवधि के रूप में हाजिर बाजार जो है दैनिक प्रकृति, डेली नेचर वाला होता है, इसका भविष्य के लेन देन से कोई संबंध नहीं होता है। तत्कालीन विनिमय दर कहा जाता है जब वह विनिमय दर जो लेन देन के साथ समय प्रचलित रहती है। तत्कालीन मतलब उसी समय प्रचलित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉरवर्ड मार्केट, विदेशी विनिमय में संबंधित वायदा बाजार वह है जिसमें भविष्य में किसी तिथि पर पूरे होने वाले लेन देन का कारोबार होता है। किसी के साथ हम वायदा कर लेते हैं भाई इस डेट को आ जाना, इस डेट को मैं आपका जो है लेन देन पूरा हो जाएगा। फॉरवर्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट मार्केट विच हैंडल सच ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज आर मींट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर में डिलीवरी के लिए। ठीक है, जो आज की जाते हैं लेकिन लेन देन भविष्य में पूरा किया जाता है। हस्ताक्षर हमने आज कर ली लेकिन लेन देन ट्रांजैक्शन भविष्य में की जाती है। विशेषताएं देखिए, इस बाजार में केवल भविष्य से संबंधित होता है बाजार, यह भविष्य की विनिमय दर अर्थात उस विनिमय दर को निर्धारित करता है जिसमें भविष्य में लेन देन को पूरा किया जाता है। वाई आर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट, भविष्य में लेन देन का कारोबार क्यों किया जाता है, क्योंकि विदेशी दर में किसी प्रतिकूल परिवर्तन से जोखिम से बचने के लिए, सट्टे का लाभ उठाने के लिए वही इसमें रिपीट किया हुआ है वही पॉइंट, हाजिर विनिमय दर जिसे चालू विनिमय दर भी कहा जाता है, जो एट प्रेजेंट होती है। विनिमय दर जो समय परिचित है, यानी कि जो टाइम चल रहा है उस पर लेन देन किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में इनका संबंध हाजिर बाजार से होता है। हाजिर मतलब जो एट प्रेजेंट चल रहा है। वायदा विनिमय, जिसमें फ्यूचर में हम वायदा कर लेते हैं। ठीक है, वायदा बाजार वह दर जिस भविष्य में पूरा होने वाला लेन देन का कारोबार होता है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में
हाजिर सौदे से कोई संबंध नहीं होता है। वास्तव में वायदा विनिमय दर एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट विनिमय दर होते हैं, उन सौदों पर लागू होती है जो जिन पर हम जैसे प्रपत्रों पर हस्ताक्षर तो आज किया जाता है, लेकिन लेन देन भविष्य में पूरा किया जाता है, फ्यूचर में कंप्लीट किया जाता है। ठीक है भाई, ये थे हमारे हाजिर और लेन देन और तत्काल लेन देन। इसमें देखिए कुछ समस्याएं होती हैं। ठीक है, रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज वही कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशों का झुकाव जो है स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है कि हमारी इसमें स्थिर विनिमय दर प्रणाली के साथ साथ नमनीय विनिमय दर प्रणाली, तरणशील विनिमय दर प्रणाली, फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये नोट कर लेना भाई, ये तरणशील विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, यह प्रणाली स्वचालित समायोजन संयंत्र के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसमें देखिए तर्क अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का विकास होता है, विनिमय दरों में परिवर्तनशीलता के तर्क क्या, रीजन फॉर वैलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का विकास। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का विस्मयकारी विकास हुआ है। इसके फलस्वरूप मुद्रा पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण में बहुत अधिक वृद्धि होती है और इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय करेंसियों में डिमांड और पूर्ति पर तत्वों पर जो है भारी दबाव पड़ा। इसके फलस्वरूप विनिमय दरों में परिवर्तनशीलता आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का विकास होता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं फैलाव से है। विश्व के विभिन्न भागों को कोष का हस्तांतरण मात्र केवल बटन दबाने से ही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बढ़ती सट्टा क्रियाएं। इससे क्या होता है, जो स्पेक्टिव एक्टिविटीज होती है वो ग्रोविंग हो रही है, सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के लिए मांग का संबंध केवल लेन देन के उद्देश्य से नहीं, सट्टा के उद्देश्य से भी किया जाता है। अब देखो, घरेलू बाजार, ब्याज दरों, मौद्रिक नीतियों में तेजी गति से बदलाव, रैपिड एक्सचेंज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरिस्टिक पॉलिसीज। ओके, ब्याज दर में कमी होने से क्या होता है, जो हमारे NRI हैं अपने कोषों को भारतीय बैंकों में जमा करवाने से अपने आप को रोकेंगे और विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम होगी और अन्य बातें समान रहने पर विनिमय दर में वृद्धि होगी। तो इससे क्या होगा, घरेलू बाजार की जो घरेलू ब्याज दर की मूवमेंट में बदलाव आएगा। ठीक है, अब देखो भाई, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, तरणशील एवं स्थिरता के बीच गंदी तरणशीलता। ठीक है, बिटवीन द फ्लोट एंड द फिक्सिटी डर्टी फ्लोटिंग। स्थिर विनिमय दर से तरणशील विनिमय दर जाने से अधिकांश देशों को परिवर्तनशीलता की समस्या आती है और इससे निपटने के लिए क्या करते हैं, धीरे धीरे जो हमारा वर्ल्ड गंदी तरणशीलता प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रणाली के अंदर केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में हस्तक्षेप का प्रबंध करते हैं ताकि विदेशी विनिमय दर को मर्यादित कर सके। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का समर्थन नहीं करता है। बैंक जब भी सही समझते हैं विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करते हो ताकि विनिमय दर में परिवर्तनशीलता सहन योग्य सीमा हो। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अधिनियमों के अनुसार यह विदेशी मुद्राओं का जोड़ तोड़ है, न कि बिक्री और क्रय की कोई क्रमबद्ध क्रिया के फलस्वरूप। जबकि विनिमय दरों की कुल प्रवृत्ति सामान्यतः मांग और पूर्ति की बाजार शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। गंदी तरणशीलता की प्रणाली के कारण दिन प्रतिदिन दरों में केवल थोड़ा सा परिवर्तन, मर्यादित परिवर्तन है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टुडे कंप्लीटेड आवर चैप्टर क्लास 12th चैप्टर था हमारा भाई। ये चैप्टर नंबर याद नहीं रहता, बता देती हूँ, 14 फॉरेन एक्सचेंज रेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। टुडे कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।